हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेम गोज विद लेवल 2। ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लिया है ये उनके लिए है। और सीरीज जो हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज 2023। सीडीपी और लैंग्वेज 1 हिंदी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in indirect speech. So basically आपको डायरेक्ट से किसमें बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। I said to my friend, can you pick me up after work? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट स्पीच क्या है कि I said to my friend। ठीक है, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, कि क्या तुम मुझे काम के बाद पिक कर लोगे। अब इसको अगर हमको इनडायरेक्ट स्पीच में फॉलो करना, कन्वर्ट करना है, तो हमको कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, जो यहाँ पे कैन दे रखा है ना, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट में कुड में। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। क्लियर, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो जाना चाहिए, कुड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या आएगी, आस्क्ड। क्या आ जाएगी, आस्क्ड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, सेड टू। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है। और अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे हम कई बार सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं ना, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको टेंस जो है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड में। ठीक है, और सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज आई आस्क्ड माय फ्रेंड इफ ही कुड पिक मी अप आफ्टर वर्क। तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड इफ ही कुड पिक मी अप आफ्टर वर्क। यहाँ पे क्या है, कैन है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आई टोल्ड, टोल्ड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रिक्वेस्ट है। क्या है, रिक्वेस्ट है। और वैसे देखेंगे आप तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। क्लियर, आई टोल्ड, टोल्ड भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पहले वाले में क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि कैन यूज हुआ है। दूसरे वाले में क्यों इनकरेक्ट है ये, क्योंकि जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो क्या है, क्वेश्चन है या फिर रिक्वेस्ट है। थर्ड वाला क्यों गलत है, क्योंकि टोल्ड जो है वो यहाँ पर यूज नहीं होगा। Next is complete the following sentence by selecting the appropriate modal auxiliary out of the given alternatives। ठीक है, अब यहाँ पे आपको modal auxiliary जो है उसको यूज करना है। Had our flights been on time dash be reached by now। यहाँ पे क्या करना है आपको, modal auxiliary। तो मॉडल्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। क्लियर, ये क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है ये, आपका कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आप एक अनरियल सिचुएशन जो होती है ना उसके बारे में बात करते हैं। जो अनकंडीशनल सॉरी कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो एक अनरियल सिचुएशन के बारे में बताते हैं जो कि पास्ट में होती है। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है जो हम कैसे यूज करते हैं, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। ये इसका क्या होता है, एक रूल होता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कंप्लीशन जो होगा करेक्ट, वो क्या होगा, हैड आवर फ्लाइट्स बीन ऑन टाइम वी वुड हैव। यहाँ क्या आएगा, वी वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे क्या करना है आपको, फिगर ऑफ स्पीच जो है उसके बारे में बताना है। जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, हिंदी में हम जो अलंकार पढ़ते हैं वही होता है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, सिमिले, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है एम्बिशन, ठीक है, उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि जो ह्यूमन एक्शन हम यूज में लेते हैं ना, आप मॉक किसको करते हो, मॉक मतलब किसी को चिढ़ाना है, किसी का मजाक बनाना क्या होता है, हम किसी इंसान को ही तो चिढ़ा सकते हैं। अब मैं टेबल को थोड़ी मॉक करूंगी। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। तो जो एम्बिशन है उनको मॉक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सिमिले है, ऑक्सीमोरन है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर होगा दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। क्यों, क्योंकि जो मॉक है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह से यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, ये एक ह्यूमन क्वालिटी होती है, हम मॉक ह्यूमंस को करते हैं।
तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिमिलर क्या होता है, जहाँ पे आप दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करते हो, या तो आप एज लगाते हो या फिर लाइक लगाते हो। जैसे ही फॉट लाइक अ लॉयन, ही लुक्स लाइक अ क्वीन। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन है। ऑक्सीमोरन जो होता है, मेटाफर जो होता है, ये सब क्या होते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच। द मर्मर हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, जो मर्मर हॉन्ट है ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, तो जो मक्खियां होती है वो गर्मियों में कैसे बहुत एक बजिंग सी साउंड होती है उनकी, ठीक है। तो जो मर्मरस हॉन्ट होता है, तो मर्मरस जो होता है वो फ्लाइज का जो बजिंग साउंड होता है, बिन बिन जो करती है, उसको क्या करता है, ये उसको मिमिक करता है। उसको क्या करता है, ये मिमिक करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये एक एग्जाम्पल होता है ओनोमेटोपिया का, ठीक है। ओनोमेटोपिया क्या होता है, जहां पे कोई वर्ड जो होता है ना, वो किसी चीज को इमिटेट करता है किसी एक्शन के साथ, ठीक है। जैसे मरमर साउंड जो होती है, मरमर हॉन्ट, जो मक्खियों का वो जो साउंड होता है, उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, मरमरस हॉन्ट, मतलब डरावनी चीज से क्या किया है यहाँ पे, उसको एसोसिएट कर दिया है। तो यहाँ क्या होगा आपका ओनोमेटोपिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें 4 स्किल्स होती है। एक होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यही इनका क्या होती है, सीरीज होती है। एक होती है आपकी रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल होता है जिसमें आप किसी चीज को रिसीव करते हो, यानी कि ग्रहण करना। प्रोडक्टिव स्किल होती है जिसमें आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो। क्लियर। तो जहां पे लैंग्वेज को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लैंग्वेज को आप जनरेट कर रहे हो, तो या तो वो स्पीकिंग में होता है, जब हम बोलते हैं तब या तो लैंग्वेज जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, या फिर हम किसी चीज को राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाता है स्पोकन लैंग्वेज प्रोडक्शन, यहाँ हो जाता है आपका रिटन लैंग्वेज प्रोडक्शन। लिसनिंग क्या होता है, रिसेप्टिव होता है, इसमें हम सिर्फ सुनते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लिसनिंग जो होती है वो रिसेप्टिव स्किल होती है, जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को काम में लेते हैं। और रीडिंग जो होता है वो भी आपका रिसेप्टिव स्किल होता है, क्योंकि इसमें भी हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती है आपकी, स्पीकिंग और राइटिंग। नेक्स्ट है, रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम, बिकॉज जो रोल प्ले होता है ना, उसका मेन पर्पज होता है कि बच्चा जो रियल लाइफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ पाए और एक मीनिंगफुल वे में किसी भी कॉन्टेक्स्ट को वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करे। जब आप रोल प्ले देते हो, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को बोला आप शिवाजी का रोल प्ले करो, आप मराठा रोल प्ले करो, आप औरंगजेब का रोल प्ले करो, तो उसमें क्या है, बच्चा एक रियल लाइफ कम्युनिकेशन में जाएगा। उससे बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल होती है, जब भी आप रोल प्ले करते हो तो बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है, बच्चा क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन करना सीख जाता है। तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पज होता है ना, वो होता है कि बच्चा लैंग्वेज को कितना प्रैक्टिकली जो है वो यूज कर पा रहा है, ना कि उसको रटे। इट्स वेरी यूजफुल टू मेंटेन साइलेंस। जहां भी आप रोल प्ले कर रहे हो वहां क्लास में साइलेंस हो ही नहीं सकता। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू इंगेज इन मीनिंगफुल टॉक। देखते हैं, इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू मेमोराइज। नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज मेमोराइज नहीं होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ खुद से करके सीख रहा है। इट इनेबल्स गर्ल्स एंड बॉयज टू इंटरेक्ट फ्रीली, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में जो है अपने आप को एंगेज करे। लेट सपोज अगर हम महाभारत का रोल प्ले करें, तो उसमें क्या है, बच्चा मीनिंगफुल चीजें सीखेगा। विच वन इज द थ्योरी बेस्ड ऑन द हैबिट फॉर्मेशन दैट सेज दैट ह्यूमन और एनी क्रीचर गिव्स रिस्पॉन्स ड्यू टू द स्टिमुलस और ह्यूमंस लर्न ड्यू टू स्टिमुलस। जो हैबिट फॉर्मेशन की थ्योरी होती है ना, ये सबसे ज्यादा किस पे बेस्ड होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग पे। जो किसने दी थी, आपकी पावलोव ने। इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते की जो लार थी उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने बोला था कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, जिसको हम बोलते हैं यूसीएस, जो क्या होता है यहाँ पे, खाना, ठीक है, उससे क्या होता है, आपको नेचुरली लार गिरती है। कुत्ता क्या है, वो नेचुरली लार गिरा रहा था खाने को देख के, तो वो क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। लार क्या थी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। एक होता है कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस होता है घंटी। घंटी जैसे ही बज रही थी, कुत्ता फिर से लार टपका रहा था। क्यों? क्योंकि उसने खाना और घंटी के बीच में क्या किया था, एक अनुबंधन, यानी कि एक जो बोलता है ना,
कंडीशनिंग जो थी वो उसने क्या की थी, उनके बीच में साहचर्य यानी कि बॉन्ड जो है वो बना दिया था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ता लार टपकाना स्टार्ट कर देता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था खाना आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो है वो एक स्टेप और थी जिसमें था CS प्लस UCS इज इक्वल टू UCR। क्यों? घंटी और खाना जो था, ये कंडीशनल स्टिमुलस, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस, इन दोनों के बीच में उसने साहचर्य बनाया जिसकी वजह से UCR यानी कि कुत्ते ने लार टपकाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। UCS होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसे हम बोलते हैं भोजन। UCR होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जिसे हम बोलते हैं लार। CS होता है कंडीशनल स्टिमुलस जिसे हम बोलते हैं घंटी। और CR होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स जिसे हम बोलते हैं लार। विच वन इज द थ्योरी बेस्ड ऑन द हैबिट फॉर्मेशन? हैबिट फॉर्मेशन जो होता है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में ही करवाया जाता है। दैट सेज दैट ह्यूमन और एनी क्रीचर, कोई भी जो इंसान है या कोई भी क्रीचर, वो रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस के कारण, और ह्यूमंस जो हैं वो स्टिमुलस की वजह से लर्न करते हैं। कुत्ता घंटी की वजह से क्या किया था, उसके साहचर्य की वजह से लार टपकाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक जो हैबिट बनी थी कुत्ते की कि घंटी बजने पे वो लार टपकाएगा, दैट बिकम्स अंडर क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी किसने, आपके BF स्किनर ने। BF स्किनर ने क्या कहा था कि कोई भी इंसान जो होता है वो पहले क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, बाद में उसको स्टिमुलस दिया जाता है। ठीक है। तो इनकी थ्योरी जो है वो अलग थी। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी होंगी। लिंग्विस्टिक जो होता है ना, ये होता है लैंग्वेज की जब हम वाइड स्केल पे स्टडी करते हैं, जिसमें उसकी स्ट्रक्चर भी आती है, मीनिंग भी आता है, कॉन्टेक्स्ट भी आता है। ठीक है। तो ये होता है आपका लिंग्विस्टिक। ठीक है। लिंग्विस्टिक क्या होता है, जब हम ब्रॉड स्केल पर किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, जिसमें उसकी स्ट्रक्चर भी आती है, मीनिंग भी आता है और कॉन्टेक्स्ट भी आता है। मोर्फोलॉजी जो होती है, इसमें हम वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड्स का फॉर्मेशन और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। फोनेटिक्स जो होता है उसमें हम प्रोडक्शन यानी कि जो आर्टिकुलेशन होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो सिंटेक्स होता है उसमें वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो सेंटेंस होता है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाती है। ठीक है। लिंग्विस्टिक क्या होता है, यहाँ पे लैंग्वेज की एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें उसकी स्ट्रक्चर, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट आते हैं। मॉर्फोलॉजी जो होता है, इसमें शब्द जो होते हैं, वर्ड्स, उनकी स्ट्रक्चर और उनका फॉर्मेशन जो है वो इसमें आता है। फोनेटिक्स जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं, और स्पीच साउंड जो होते हैं उनके रिसेप्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लियर। और सिंटेक्स जो होता है, ये सेंटेंस जो होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2025, इंग्लिश इन इंडिया इज विच लैंग्वेज? जो NEP 2025 है उसके अकॉर्डिंग, आप सॉरी NCF 2005 जो है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है इंडिया में वो कैसी है? फॉरेन लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, एसोसिएट लैंग्वेज है, या फिर फर्स्ट लैंग्वेज है? NCF 2005 जो है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वो क्या है, एक एसोसिएट लैंग्वेज है, एक सहायक भाषा है। ठीक है। NCF ने एम्फेसाइज किया था कि इंग्लिश जो होती है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें। ठीक है। इंडिया कैसा है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये ना तो फॉरेन लैंग्वेज होती है, ना ही ये एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है, ना ही ये फर्स्ट लैंग्वेज होती है, बल्कि कम्युनिकेट करने के लिए इसको एज एन एसोसिएट लैंग्वेज यूज किया जाता है। लेट सपोज आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, ठीक है, या फिर आप साउथ में जाते हैं, तो एक जो लिंग्वा फ्रेंका होता है, ठीक है, एक एसोसिएट लैंग्वेज जो होती है वो क्या करती है, इंग्लिश जो है वो ही एक एसोसिएट लैंग्वेज का काम करती है। क्योंकि ना आपको तमिल आती है ना आपको तेलुगु आती है, तो वो आपको समझेंगे नहीं। तो उस कंडीशन में इफ यू विल यूज इंग्लिश देन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। द लिंग्विस्ट नाम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट ही और शी यूजेस फॉर सिमेंटिक्स, फोनेटिक्स, यूनिवर्सल ग्रामर और कॉम्प्लेक्स वर्ड। जो नाउम चामस्की हैं, उन्होंने एक डिवाइस दी थी जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसमें इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है किसी भी भाषा को अर्जित करने की। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हर बच्चे के अंदर इनेट मतलब जन्मजात,
जन्मजात क्षमता होती है कि बच्चा नेचुरली किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। जैसे हम घर पे रहते हैं, हम हिंदी भी बोलना सीख जाते हैं, अगर आसपास कोई और रहता है फैमिली किसी अदर स्टेट से, तो हम उस लैंग्वेज को भी धीरे धीरे ग्रेस्प करना सीख जाते हैं। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वो था यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसमें कुछ एक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स का सेट होता है। आप इतना मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो किससे रिलेटेड होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अब यहाँ पे आपको पैसेज दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। It's difficult to reconcile the ideas of different schools of thought on the question of education. शिक्षा के प्रश्न पर जो अलग अलग विचारधाराओं के विचार हैं उनको एक साथ लाना क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। रिकॉन्साइल मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना। Some people maintain that pupils at school should concentrate on a narrow range of subject which will benefit them directly in their subsequent career. कुछ लोग मानते हैं कि स्कूल में बच्चों को इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सीधे उनके करियर में बाद में क्या हो, फ्रूटफुल हो। तो नैरो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो रेंज स्कूल में होनी चाहिए। अदर्स कंटेंट दैट दे शुड स्टडी ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट सो दैट दे वुड हैव नॉट ओनली बी स्पेशलाइज्ड नॉलेज नेसेसरी फॉर देयर चूजन करियर्स बट ऑल्सो साउंड जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड दे विल हैव टू वर्क और लिव इन। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि अन्य विषयों की तरह विस्तृत श्रृंखला जो होती है उसका उनको स्टडी करनी चाहिए, जिससे उनके पास केवल चुने हुए ऑप्शंस जो है वो ना बचे, बल्कि वो दुनिया के बारे में भी एक नॉर्मल जो नॉलेज है उसको गेन कर सके और उनके लिए काम करना और जीवन जीना जो है वो आसान हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट है, सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी स्टेट दैट द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सिविलाइजेशंस आर मेड बाय दोज हु आर मोस्ट एक्सपर्ट इन देयर ट्रेड और प्रोफेशन। जो पहली थ्योरी है, पहली थ्योरी कौन सी थी कि बच्चों को कुछ ही विषयों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सभ्यता में बड़ा योगदान वो लोग करते हैं जो अपने पेशे में या फिर अपने प्रोफेशन में कैसे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। Those on the other side, they say that unless they have a broad general education, the expert will be too narrow in their outlook to have sympathy with their fellows or a proper sense of responsibility towards humanity as a whole. जबकि दूसरे जो व्यापक शिक्षा के समर्थक हैं वो कहते हैं कि विशेषज्ञों के पास जब तक शिक्षा व्यापक नहीं होगी वे अपने जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके प्रति सहानुभूति और उचित जिम्मेदारी की जो भावनाएं हैं उसको नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा है, ब्रॉड जनरल नॉलेज इज नेसेसरी बिकॉज। जो ब्रॉड जनरल नॉलेज होती है वो जरूरी होती है क्यों? तो जो ब्रॉड जनरल नॉलेज होती है वो इसलिए जरूरी होती है, विदाउट इट नो वन वुड गेट ए जॉब, नहीं। इट ब्रॉडन्स वंस आउटलुक, बिल्कुल सही बात है। ब्रॉड नॉलेज से क्या होता है, देखने का जो नजरिया होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। इट टीचेज अस अबाउट डिफरेंट थिंग्स, ऐसा नहीं है। स्पेशलाइजेशन इज कंप्लीट विदाउट इट, ये भी गलत है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो ब्रॉड जनरल नॉलेज इसलिए जरूरी होती है कि आपका देखने का जो नजरिया है, चीजों को समझने का जो नजरिया है वो उतना ज्यादा ब्रॉड होता जाएगा। स्कूल्स ऑफ थॉट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, जो स्कूल्स ऑफ थॉट है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्कूल्ड टू थिंक, ग्रुप ऑफ पीपल whose job is to think, group of people who study in a particular school thoughtfully, and a group of people having the same ideas but with different perception on a particular subject। ठीक है। अब यहाँ पे schools of thought मतलब विचारों का जो स्कूल है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसे लोगों का ग्रुप जो सिर्फ सोचने के लिए मतलब इकट्ठे हुए हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनकी जॉब जो है वो सिर्फ सोचना है, ऐसे लोगों का ग्रुप जो स्टडी करते हैं पर्टिकुलर स्कूल में बहुत सोच विचार के, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम आइडियाज, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके आइडियाज तो सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट परसेप्शन होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। जैसे हिंदी को लेके कोई कुछ सोचेगा, इंग्लिश को लेके कोई कुछ सोच रहा है, मैथ को लेके कोई कुछ सोच रहा है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी से दैट, जो पहली वाली थ्योरी है उसके सपोर्टर्स क्या बोलते हैं? तो जो फर्स्ट थ्योरी के सपोर्टर्स हैं वो बोलते हैं एक्सपर्ट्स हैव डन नथिंग टू सेव मैनकाइंड,
जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है मैनकाइंड को बचाने के लिए। एक्सपर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू प्रोग्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें प्रोग्रेस के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। पीपल विद जनरल नॉलेज आर मोर यूजफुल देन एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बजाय जिनके पास सामान्य ज्ञान है वो क्या है, ज्यादा यूजफुल है। पीपल विद जनरल नॉलेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू सिविलाइजेशन। जिन लोगों के पास एक जनरल नॉलेज है उन्होंने सिविलाइजेशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो जो पहली थ्योरी के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोलते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, सो एक्सपर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू प्रोग्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द आइडियाज ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन द पैसेज इज दैट। जो आइडिया है पहले स्कूल के थॉट का पैसेज में, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है यहाँ पे students should concentrate on studies. Students should not undertake any specialized work. Students should study all the subjects they want to. Students should study a few subjects that will help them in their profession. बच्चे जो है उनको क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या छोटे मोटे सब्जेक्ट जो है उनके बारे में स्टडी करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्कूल थॉट था उन्होंने क्या बोला था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ ही सब्जेक्ट स्टडी करने चाहिए जो उनको उनके प्रोफेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था कि जो फर्स्ट स्कूल था, ये देखिए, should concentrate. Some people maintain that pupil at school should concentrate on a narrow range of subject which will benefit them directly in their subsequent career. ठीक है, और जबकि दूसरों ने क्या कहा था कि वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट, एजुकेशन विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव इफ पीपल। जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट था उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी अगर लोग जो हैं डोंट हैव ए वाइड जनरल एजुकेशन, हैव नथिंग बट जनरल नॉलेज, हैव इनएडुकेट नॉलेज ऑफ देयर ओन वर्क, इग्नोर द स्टडी ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, अगर उनके पास वाइड नॉलेज नहीं है, यानी कि उनके पास वाइड जनरल एजुकेशन नहीं है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इफ दे डोंट हैव ए वाइड जनरल एजुकेशन, तो उसमें क्या होता है, आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को इफेक्टिव तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये पोएम पढ़नी है और इसके जो आंसर्स है वो हमको यहाँ पे बताने हैं। हाफ अ लीग, हाफ अ लीग onward, all in the valley of death, rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death, rode the 600. तो ये एक पोयम है, हाफ अ लीग। ठीक है, आधी जो लीग है, ठीक है, आधी लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड। आधी लीग जो है वो क्या है, आगे है। ऑल इन द वैली ऑफ टी, मृत्यु की घाटी में। रोड द 600, 600 लोग जो है वो सवार हैं। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, आगे बढ़ो ब्रिगेड। चार्ज फॉर द गन्स, ही सेड, तोपों की क्या करो, मतलब गन्स जो है उनकी चढ़ाई करो। इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, जो मृत्यु है उसकी घाटी में 650 लोग सवार हैं। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, वॉज देयर ए मैन डिसमेड, नो दो द सोल्जर न्यू सम वन हैड ब्लंडर्ड। जो लाइट ब्रिगेड है उन्होंने बोला कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जो सोल्जर है वो जानता था कि कुछ जो है वो वहां पे गलती हुई है। Dares not to make reply, dares not to reason why, dares but not to do and die, into the valley of death rode the 600। यानी कि जो 600 लोग हैं वो वहां पे हैं। अब यहाँ पे है द एक्सप्रेशन ऑफ द वैली ऑफ डेथ रेफर्स टू। जो वैली ऑफ डेथ है वो यहाँ पे क्या है, द प्लेस वेयर द डेड सोल्जर्स आर लाइंग ब्यूराइड, द इम्पिटेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स, द हाउस ऑफ डेथ, ए नाइट मैरिज प्लेस। तो जो वैली ऑफ डेथ है वो यहाँ पे क्या है, द प्लेस वेयर द डेड सोल्जर्स आर लाइंग ब्यूराइड। ठीक है, जिन्हें दफनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डजंट अप्लाई टू द सोल्जर्स। इनमें से कौन सा जो एडजेक्टिव है वो सोल्जर्स जो है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव जो है वो सोल्जर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जस्ट ए सेकेंड गाइस। तो पहला है करेजियस, डिसिप्लिन, पेट्रियोटिक एंड इम्प्रैक्टिकल। तो जो सोल्जर हैं वो करेजियस होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, पेट्रियोटिक होते हैं, लेकिन इम्प्रैक्टिकल जो है वो नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट।
नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वैली ऑफ डेथ, डेथ की वैली में, मेटाफर, सिमिले, सिंडोके एंड मेटोनिमी। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1। मेटाफर जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेटाफर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि मेटाफर जो होता है उसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो। डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब इसमें आपने कोई लाइक या एज जो है उसका यूज नहीं किया है। तो डेथ की वैली यानी कि डेथ की घाटी में, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है तो उसे हम बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर जो होता है ना वो इंट्रिंसिक होता है, और जबकि जो सिमिले होता है वो कैसा होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। Which of the following statement is not true? The military discipline teaches the soldiers to do and die, to obey their commander's order, to act tactfully in the battlefield, not to ask any question. तो यहाँ पे आपको बोला है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। Which of the following statement is not true? To do and die मतलब या तो करो या फिर मरो। टू ओबे दियर कमांडर्स ऑर्डर, जो ऑर्डर है कमांडर्स ने जो ऑर्डर दिए हैं वो उनको फॉलो करो। टू एक्ट टेक्टफुली इन द बैटल फील्ड, जो बैटल फील्ड है उसमें क्या करना है, टेक्टफुली जो है वो आपको काम करना है। नेक्स्ट है नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो वहां पे नहीं पूछना है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टू एक्ट टेक्टफुली इन द बैटल फील्ड। जो पोयम है वो किस पे एम्फेसाइज कर रही है कि सोल्जर्स जो होते हैं वो बिना किसी क्वेश्चन पूछे उनको सीनियर जो है उनके ऑर्डर्स मानने चाहिए। ठीक है, टेक्ट या स्ट्रेटेजी जो होती है वो बैटल फील्ड में वो वहां पर नहीं बनाएंगे। क्लियर है, डू एंड डाई या तो करो या मरो बिल्कुल सही है। कमांडर जो है उसका ऑर्डर को ओबे करना बिल्कुल सही है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। In the first stanza of the poem, the soldiers are talking to each other about their personal problems, waiting for their commander's order, thinking about the result of the war, seen riding fast to the enemy territory. तो जो पहली स्टेंजा है पोयम की उसमें सोल्जर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत तेज तेज राइड कर रहे हैं जो शत्रु का जहाँ पे डेरा डला हुआ है, एनिमी जो टेरिटरी है वहां की तरफ। क्यों, क्योंकि पहली स्टेंजा कहां से शुरू है, हाफ ए लीग ऑनवर्ड, ऑल इन द वैली ऑफ डीथ रोड द 600। तो यहाँ पे क्या डिपिक्ट हुआ है, जो सोल्जर्स हैं वो आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ना तो वेट कर रहे हैं ना बोल रहे हैं। तो बेसिकली एक वॉर जो है उसको क्या किया है यहाँ पे डिनोट किया गया है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड ए नंबर्ड वन इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द नंबर्ड वर्ड। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज होता है जो अपना जो कलर होता है उसको बार बार चेंज करता है। तो कैमोफ्लाज पर्सन कौन सा होता है, कैमोफ्लाज मतलब जो अपना रियल साइड जो है उसको ना दिखाए। तो यहाँ पे जो डिस्गाइज होता है ना, डिस्गाइज का मतलब होता है अपनी पहचान को छुपा के रखना। अनकवर मतलब जब कोई चीज ढकी हुई ना हो। डेमोन्स्ट्रेट, डेमो देना, फैब्रिक जो कपड़ा होता है। तो यहाँ कैमोफ्लेज का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, डिस्गाइज। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड अ नंबर्ड वन इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द नंबर्ड वर्ड। मतलब यहाँ पे एंटोनिम जो है वो आपको बताना है। कॉन्स्पिक्यूअस, इनडिफरेंट, हार्मलेस, इनसिग्निफिकेंट और अननोन। पहली बात तो कॉन्स्पिक्यूअस जो है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका अट्रैक्टिंग अटेंशन, मतलब किसी का अटेंशन जो होता है उसको क्या करना, ग्रैब करना। ठीक है, इनडिफरेंट क्या होता है, जिसमें मतलब बिल्कुल अलग सी कोई चीज हो जिसमें कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होता। हार्मलेस, जो कोई हार्म ना करे ना कोई डैमेज करे। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट होता है जो किसी भी चीज के लिए वर्थ इट नहीं होता। अननोन, जो बिल्कुल नोन ना हो। तो यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस जो है उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब समथिंग जो मतलब कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट है, मैन कैन नॉट लिव ब्रेड अलोन। ये एक आपकी क्या होती है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। इसमें जो प्रिपोजिशन होता है ना वो हमेशा बाई जो है वो यूज होता है। क्यों, क्योंकि एक इंसान जो होता है वो सिर्फ ब्रेड के भरोसे जिंदा नहीं हो सकता। उसकी बहुत सारी फिजिकल नीड, बायोलॉजिकल नीड, और आपके जो हम एक टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक हिरार्की जो है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। जैसे सुरक्षा की जरूरत होती है, मैस्लो ने जो दिया था, फिजिकल नीड होती है, फिर सुरक्षा की जरूरत होती है, फिर प्रेम। सो बेसिकली ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। केवल रोटी अगर उसको मिल जाए तो उसके भरोसे वो जिंदा नहीं रह सकता, घर भी चाहिए।
In the following question, out of the four alternative, choose the one which can be best substituted for the sentence below. One who accepts pleasure and pain equally. एक ऐसा मतलब पर्सनैलिटी जो प्लेजर यानी कि जो खूबसूरत चीज होती है और जो पेन है उसको इक्वली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोइक. स्टोइक क्या होता है, जो प्लेजर और पेन को इक्वली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और अनअफेक्टेड रहता है दोनों ही सिचुएशन में, चाहे बहुत अच्छी सिचुएशन हो या फिर बहुत ज्यादा बैड फॉर्चुनेट हो, तो उसके जो इमोशंस है वो इतनी इजीली बाहर नहीं आते. तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी. क्लियर. नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन. 4 शब्दों का ग्रुप है, हर ग्रुप में एक वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, तो आपको उस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसको बताना है. मीजरेबल, ठीक है, मैनेजिएबल, मैरिजेबल और मेनोरिवेबल. तो यहाँ पे क्या होता है, मीजरेबल जो है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, MEASUREABLE. ठीक है, ये क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड है. करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, M सही है, E सही है, A सही है, S सही है, U सही है, R सही है, लेकिन यहाँ पे जो E है, E क्या है, यहाँ पे हट जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट बात करें, जो मैनेजिएबल है वो बिल्कुल करेक्टली सही है. मैनेजेबल की स्पेलिंग क्या होती है, MANAGEABLE. फिर होता है मैरिजेबल. मैरिजेबल की स्पेलिंग क्या होगी, MARR. यहाँ तक सही है. IAG यहाँ भी सही है. यहाँ आएगा EA ना कि खाली ए. ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, EA. फिर होता है मेनोइवेरेबल. तो यहाँ इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो क्या होगी, वो होती है आपकी MANEUVERABLE. तो ये भी क्या है, गलत है. सही क्या है, मैनेजिएबल. नेक्स्ट अगर हम बात करें, इम्प्रॉम्प्टू, इल्यूस्ट्रस, इल्यूजरी एंड इम्पिटस. तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है दैट इज इल्यूस्ट्रियस. ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है. ठीक है. अगर इसकी बात करें तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है दैट इज IMPROMPTU. ई जो है वो यहाँ पर नहीं आता. इल्यूजरी की बात करें तो ILLUSORY. यहाँ क्या आएगा, ई की जगह ओ आएगा. अगर इम्पिटस की बात करें IMPETUOUS, तो टी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. In which of the following questions 4 alternatives are given for the idiom underlined in the sentence? Choose the alternative which best express the meaning of the idiom as per answer. Ram is very calculative and always has an axe to grind. राम बहुत कैलकुलेटिव है और हमेशा हाथ में जैसे कुल्हाड़ी नहीं होती है मारने के लिए उसको रखता है. It has no result, works for both the sides, has a private agenda and fails to arouse interest. तो यहाँ होता है आपका हैज ए प्राइवेट एजेंडा. राम क्या है, बहुत कैलकुलेटिव है और हमेशा क्या करता है, एक प्राइवेट एजेंडा जो है वो उसके दिमाग में होता है. एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है जिसका अपना खुद का कोई पर्सनल मोटिव हो या पर्सनल रीजन हो किसी चीज को करने के पीछे. बेसिकली बोलते हैं कि जो सेल्फिश इंसान होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58. यहाँ पे भी आपको जो प्रोजेक्ट इज कैरीड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग टू कंटिन्यू द वर्क, मोर इन्फॉर्मेशन टू डू बेटर, न्यू स्ट्रेटेजीज. तो टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब बॉल जो है उसको कंटिन्यू रोल करना स्टार्ट करो, तो वो होता है टू कंटिन्यू द वर्क. जो काम है वो कंटिन्यूअसली जारी रहेगा, यानी कि प्रोग्रेस जो है उसको जारी रखो. कंटिन्यूटी विल बी इन प्रोग्रेस. क्लियर. नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस. आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in passive voice. तो एक्टिव वॉइस जो है उससे आपको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में. Who is singing such a sweet song? तो ये क्या है, आपका एक्टिव वॉइस है. इसको किस में बदलना है आपको, पैसिव वॉइस में. ठीक है. तो जो एक्टिव वॉइस होती है और अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, कौन है जो इतना अच्छा गाना गा रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसको हमें किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में. तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होती है ना वो क्या होती है, इज, एम और आर प्लस बी इन. ठीक है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ये क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है. क्लियर. तो हु जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, बाई हुम. हु किस में चेंज हो जाएगा, बाई हुम. तो ये क्या है, चारों में है, तो बाई हुम तो सही है. पैसिव वॉइस में बदलते वक्त क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हु को किस में बदल देते हैं, बाई हुम में. जो इस सिंगिंग है
वो क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको अगर हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में तो वो क्या होगा, इज बीइंग संग। ये क्या होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है सच ए स्वीट सॉन्ग, वो क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव टू पैसिव जब कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो उसका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या बनेगा आपका, बाय हुम इज सच अ स्वीट सॉन्ग बीइंग संग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हु किस में कन्वर्ट हुआ, बाय हुम में। सिंगिंग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इज बीइंग संग। और स्वीट सॉन्ग जो है वो क्या होगा आपका, सब्जेक्ट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज सेंटेंस इज गिवन टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर। हार्डली हैड ही लेफ्ट हिज ब्रदर केम। ये जो आपकी करेक्ट ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस होता है उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, एक प्रॉपर कंजक्शन यूज करते हैं। तो जो फ्रेज होती है हार्डली, उसके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, व्हेन। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हार्डली के साथ हमेशा व्हेन यूज किया जाता है। ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होती है जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। बेसिकली ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि कोई भी इवेंट जो हो रही है वो फर्स्ट इवेंट के बाद दूसरी इवेंट जो है वो इमीडिएटली हो रही है। ठीक है, जैसे हार्डली हैड ही लेफ्ट, जैसे ही उसने छोड़ा, जैसे वो घर से निकला या घर छोड़ा, इमीडिएटली क्या हुआ, उसका भाई आया। तो इसमें दो इवेंट एक के बाद बैक टू बैक इमीडिएट हुई हैं। पहले उसका भाई गया, तुरंत उसका भाई आया। तो हार्डली व्हेन। ठीक है, सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आए। मेरे पास कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, मैं वापस बोल रही हूँ। तो ये मेरे जो मुझे सही लगे हैं मैंने वही आंसर्स बताए हैं। हो सकता है कि आंसर्स में कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।